गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको आज हम गोइंग टू का प्रयोग बताने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गोइंग टू और अबाउट टू, जिनका शाब्दिक अर्थ होता है वाला, वाली, वाले। तो बच्चों, आपने देखा होगा कि गोइंग टू का जो प्रयोग होता है वो भविष्य की घटनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। भविष्य की घटनाओं के लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का भी प्रयोग करते हैं, जिसमें विल, शैल, हेल्पिंग वर्ब होती है, मॉडल्स होते हैं। तो अब प्रॉब्लम हमारे लिए ये होती है कि हम गोइंग टू का प्रयोग कब करें और विल, शैल का कब करें, अर्थात फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को और गोइंग टू को, दोनों को हम किन स्थिति में प्रयोग करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द डिफरेंस ऑफ गोइंग टू एंड विल, शैल। तो विल, शैल और गोइंग टू के बीच में आज जो हम आपको डिफरेंस बताने वाले हैं, उससे पहले आप जानिए कि गोइंग टू और अबाउट टू में ही क्या डिफरेंस है। यस, गोइंग टू और अबाउट टू दोनों का अर्थ ही वाला, वाली, वाले होता है। लेकिन याद रहे कि अबाउट टू अक्सर आपने किताबों में लिखा हुआ देखा हुआ, जिसका प्रयोग मोर फॉर्मल यानी कि अधिक औपचारिक होता है, जो साहित्य में प्रयोग किया जाता है। अर्थात किताबों में कहानी, किस्से, कविताएं या कोई प्रकार का वर्णन, घटना का वर्णन, उसके लिए हम अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। अब दूसरा होता है गोइंग टू। गोइंग टू का प्रयोग अक्सर किया जाता है कन्वर्सेशन में, यानी कि वार्तालाप में। जब भी हम बातचीत करते हैं तो गोइंग टू का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए अब आपको ध्यान देना है कि गोइंग टू और अबाउट टू तो एक ही बात है, बस अंतर इतना है कि ये लिटरेचर में प्रयोग होता है अबाउट टू, और गोइंग टू प्रयोग होता है कन्वर्सेशन में। तो खैर कोई बात नहीं, बट इट डजंट मैटर। तो अब ध्यान दीजिए, हमको क्या काम करना है कि जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और गोइंग टू, आज हम इन दोनों के बीच में आपको अंतर बताने वाले हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो अर्थ होता है वो एक तरह से होता है कि भविष्य की जो घटनाएं हैं अनिश्चितकालीन, उनका वर्णन करना। किंतु फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कोई भी प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, श्योरिटी, कोई विश्वास या संभावना का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहां लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, इंडेफिनिट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट जो टेंस होता है विल, शैल का, इसमें हम क्या काम करते हैं, आपको एग्जांपल देंगे कि सबसे पहले एग्जांपल, जैसे मुझे पता है, मुझे पता है वह तुम्हारी सहायता कर देगा, वह तुम्हारी सहायता कर देगा। मुझे पता है वह तुम्हारी सहायता कर देगा, हमने पहचाना इसको कि यहां से गागी गे और आने वाली घटना के बारे में बताया जा रहा है, तो इसलिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हुआ। तो हम क्या करेंगे, मुझे पता है कि मैं जानता हूं, आई नो, आई नो, आई नो ही विल हेल्प यू, आई नो ही विल हेल्प यू। ध्यान दीजिए, आई नो ही विल हेल्प यू, मुझे पता है वह तुम्हारी सहायता कर देगा। लेकिन अब ये भविष्य वाली बातों को बता रहा है। अब हमको गोइंग टू का जब प्रयोग करना होगा तो इस तरीके से करना है कि इसका ध्यान दीजिए, लाइन लिखी हुई है कि वर्तमान स्थिति को देखते, कोई भी वर्तमान स्थिति है उसको देखते हुए अगर हम भविष्यवाणी करते हैं किसी आने वाली घटना की या होने वाली घटना की, तो गोइंग टू का प्रयोग होता है। जैसे कोई हम एक सेंटेंस देते हैं कि ओ इतनी लंबी लाइन, इतनी लंबी लाइन, ओ इतनी लंबी लाइन, मेरा नंबर घंटों तक नहीं आएगा, मेरा नंबर घंटों तक नहीं आएगा, मेरा नंबर घंटों तक नहीं आएगा। तो ये भी हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, आएगा। तो यहां भी हम विल, शैल का प्रयोग कर सकते हैं। ओ इतनी लंबी लाइन, ओ इतनी लंबी लाइन, सो लॉन्ग क्यू, सो लॉन्ग क्यू। तो यहाँ एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगाया हमने क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। सो लॉन्ग क्यू, इतनी लंबी लाइन, सेंटेंस हमारा मेरा नंबर
नंबर घंटों तक नहीं आएगा। तो अब क्या होता है कि जो हमने, जैसे कि राशन की लाइन हो या किसी और चीज की लाइन हो, कोई फॉर्म सबमिट करने की लाइन हो, तो हमने देखा कि इतनी सारी, इतनी बड़ी लंबी लाइन लग रही है कि बहुत सारे वहां पर लोग हैं, तो हमको ऐसा लग रहा है कि अब हमारा नंबर घंटों तक नहीं आएगा। तो इससे ये हमको पता चलता है कि हमने प्रेजेंट की कंडीशन देखी, प्रेजेंट की कंडीशन देखी कि लाइन बहुत लंबी है, और प्रेडिक्शन हमने यानी भविष्यवाणी कर दी होने वाले, यानी कि भविष्य वाले समय की, कि हमारा नंबर घंटों तक नहीं आएगा। वो इसलिए कर दी क्योंकि हमको लग रहा है, दिख रहा है, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, इसका हमको प्रमाण मिल रहा है। जिस चीज का हमको वर्तमान में प्रमाण मिल जाए, सबूत मिल जाए कि अब ऐसा होने वाला है, कोई साइन मिल जाए, यानी कोई संकेत मिल जाए, वर्तमान स्थिति में, प्रेजेंट कंडीशन में अगर हमको भविष्य का कोई सबूत मिल जाए या प्रमाण मिल जाए कि भविष्य में ऐसी घटना घटित होने वाली है, तो हम गोइंग टू का प्रयोग करते हैं। तो अब हम यहां करेंगे कि मेरा नंबर घंटों तक नहीं आएगा। आई एम नॉट गोइंग टू, आई एम नॉट गोइंग टू, नंबर आना गेट इन क्यू। यहां पर आई एम नॉट गोइंग टू गेट इन क्यू 4 hours, 4 का मतलब तक, आर माने घंटों तक, HOURS, यहां पर घंटों तक। सेंटेंस हमारा ओ सो लॉन्ग क्यू आई एम नॉट गोइंग टू गेट इन क्यू 4 hours। अब यहां हम इस सेंटेंस को विल से, सेल से भी कर सकते थे, लेकिन हमने ये गोइंग टू से क्यों किया? क्योंकि प्रेजेंट में वो जो कंडीशन है, हमको कुछ ऐसे प्रूफ, एविडेंस या कोई साइन, संकेत हमको ऐसे मिल रहे हैं, या फिर हमको कोई ऐसा प्रमाण मिल रहा है कि जिससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं या श्योर हो सकते हैं कि भविष्य में ये घटना घटित होने वाली है। तो इसलिए हमने यहाँ पर गोइंग टू का प्रयोग किया। प्रेजेंट की कंडीशन को देख करके भविष्य के बारे में बताना गोइंग टू का यूज होता है। चलो अब हम दूसरे एग्जाम्पल से आपको और क्लियर करते हैं। तो देखिए, अगले सेंटेंस में हम आपको बताते हैं कि बादल हो रहे हैं, बादल हो रहे हैं। सेंटेंस है हमारा बादल हो रहे हैं, अब वर्षा होगी, अब वर्षा होगी। तो यहां पर ये भी सेंटेंस हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का ही है, वर्षा होगी, या इट का प्रयोग है क्योंकि मौसम संबंधित बात है ये। बादल हो रहे हैं, तो अब ध्यान दीजिए, वर्तमान स्थिति को देखते, यानी वर्तमान स्थिति, प्रेजेंट स्थिति हमने देखी कि बादल हो रहे हैं, और हम भविष्यवाणी कर रहे हैं क्या, कि वर्षा होगी। तो इस बात को हमको क्या है, एक प्रमाण मिल रहा है। कोई प्रमाण देख करके हम प्रमाण देख रहे हैं कि बादल हो रहे हैं, और एक प्रेडिक्शन कर रहे हैं आने वाले समय में कि ऐसा होगा, अर्थात बारिश होगी। तो यहां पर यूज ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज नॉट एज गुड एज द यूज ऑफ गोइंग टू। गोइंग टू का प्रयोग करना इज मोर बेटर, फार बेटर। तो ध्यान दीजिए, सेंटेंस हमने बादल हो रहे हैं, इट इज क्लाउडी या इट्स क्लाउडी। क्लाउडी बादल होने को कहते हैं, इट्स क्लाउडी, अब वर्षा होगी। तो इट इज गोइंग टू, वर्षा होना की रेन, इट इज गोइंग टू रेन, वर्षा होगी। ये आपका सेंटेंस हो गया। तो क्या हुआ कि हमने ये प्रमाण देखा, आप सबको प्रमाण मिला कि वर्षा होने का, अर्थात बादल हो रहे हैं तो वर्षा निश्चित होगी। अगर हम किसी तरह की कोई पॉसिबिलिटी, संभावना व्यक्त करें, हमको इस समय कोई प्रमाण नहीं दिख रहा है या हमको कोई संकेत नहीं मिल रहा है और भविष्य की बात बता रहे हैं, तो विल का यूज हो सकता है। जैसे हमने सेंटेंस का प्रयोग किया, वे शाम को तुम्हें बुलाएंगे, वे शाम को तुम्हें बुलाएंगे। तो ये वे की मीनिंग हो जाती है दे विल कॉल यू, दे विल कॉल यू। तो यहां आपका ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया। अगर हम यहां पर गोइंग टू का यूज नहीं करेंगे तो ये गलत नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए, इरादा, योजना,
भविष्य काल में, भविष्य में अगर हम कोई भी आज योजना बना रहे हैं या हमारा कोई इरादा है भविष्य में किसी कार्य को करने का या कोई कार्य के होने का कोई इरादा बन रहा है या कोई योजना बन रही है, तब भी हम गोइंग टू का प्रयोग करते हैं। सपोज दैट पहला सेंटेंस है मैं अगली साल एक कार खरीदूंगा। ध्यान देना, तो ये हमारी एक योजना बन रही है। मैं अगली साल एक कार खरीदूंगा, मैं अगली साल एक कार खरीदूंगा। तो ध्यान दीजिए, एक कार खरीदूंगा ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल और शैल का प्रयोग होता है। तो इसको हम एक सामान्यतः क्या कर सकते हैं कि आई शैल बाई अ कार नेक्स्ट ईयर। आई और बी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं ग्रामेटिकली, और जोड़ देने के लिए, पक्का करने के लिए, इंटेंशन के लिए हम आई विल का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, यहां हम विल का यूज भी कर सकते हैं, आई विल, क्योंकि फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ में हम विल का प्रयोग कर सकते हैं यदि हमारी कोई यानी इरादा, कोई इंटेंशन हो, हमारा इरादा हो कि हमको ये काम करना ही है, तो हम विल का यूज कर सकते हैं। आई विल बाय, वैसे बाय एक इनफॉर्मल शब्द है जिसको हम केवल बोलीचाली में प्रयोग कर सकते हैं कन्वर्सेशन में, जबकि खरीदना की जो मीनिंग होती है वो मीनिंग जो फॉर्मल वर्ड है वो है परचेज। कोई भी एप्लीकेशन लेटर या कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है तो उसमें हम खरीदने के लिए मीनिंग लगाते हैं परचेज। ध्यान रहे। वेल बाय, आई विल बाय अ कार नेक्स्ट ईयर। तो ऐसी स्थिति में आप इसमें कंपेयर कर सकते हैं कि गोइंग टू और विल, इसमें कंपैरिजन कुछ भी नहीं है। यहाँ विल भी पॉसिबल है और गोइंग टू भी पॉसिबल है, चाहे गोइंग टू लगा लो और चाहे विल लगा लो। क्यों? क्योंकि ये आई आ रहा है यहाँ पर, ये आई का मतलब होता है मैं, यानी कि फर्स्ट पर्सन। आई और वी के साथ हम विल का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन उस स्थिति में करते हैं कब? जब हमारे किसी वाक्य में कोई योजना हो, इरादा हो कि हम इस काम को अवश्य करेंगे इस काम को, इरादा हो। तो ठीक उसी तरह से अथवा आप इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू बाय अ कार नेक्स्ट ईयर। तो इसको हमने दो तरीके से किया और दोनों ही तरीके से हमारा सेंटेंस सही है। तो आपने ध्यान दिया। अब बात आती है कि आई और वी के साथ में विल कब लगाते हैं और शैल कौन सी कंडीशन में लगाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस पर हम एक अब दूसरा वीडियो बनाएंगे जिसमें आप सीखोगे कि कहां पर यूज शैल कर सकते हैं और कहां पर यूज विल का कर सकते हैं। गोइंग टू और अबाउट टू में आज हमने आपको ये अंतर बताया कि गोइंग टू और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या अंतर है, ये भी हमने आपको बताया। इसके बावजूद भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं उनको क्लियर करने की हम अपना पूरा प्रयास करेंगे। आप हमारे वीडियोस देखते रहिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।